हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS 2 MTS एग्जाम जो कि छत्तीसगढ़ सर्किल में 2020 में हुआ था। उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सिक्किम स्टेट्स कम अंडर विच पोस्टल सर्किल। जो सिक्किम राज्य है वो किस पोस्टल सर्किल के अंदर आता है या किस पोस्टल सर्किल के अंडर में उसका कार्य क्षेत्र आता है, यह पूछा गया है। तो बेसिकली मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो भी सर्किल्स हैं और जो सर्किल जिस स्टेट में है मोस्टली वो उसी को ही कवर करता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्किल्स भी हैं जो कि उस राज्य के अलावा अन्य जो भी क्षेत्र हैं या अन्य जो भी राज्य हैं या अन्य जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन पर भी उनका जो कार्य क्षेत्र है वो लागू रहता है। तो ऐसे सर्किल्स 5-6 ही हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो ऐसा ही एक सर्किल है, ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सर्किल है जिसके अंडर में सिक्किम स्टेट आता है। तो वेस्ट बंगाल सर्किल में वेस्ट बंगाल के अलावा सिक्किम का भी क्षेत्र शामिल होता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें टोटल सर्किल्स की तो पूरे इंडिया को टोटल 23 सर्किल्स में बांटा गया है। फर्दर सर्किल्स को रीजन्स और डिविजन्स में बांटा गया है। डिवीजन को फर्दर RMS और पोस्टल के डिविजन्स में बांटा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हैं पूरे इंडिया में, तो है 23। एक बेस सर्किल है जिसे हम लोग आर्मी का भी सर्किल कहते हैं और इनको टोटल मिलाकर के 24 होते हैं। और जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने सर्किल्स हैं तो आपको 23 ही आंसर करना है। बात की जाए आपसे GPOs की, जनरल पोस्ट ऑफिस की, तो वहाँ पर जो आंसर है वो आपका 24 होगा। GPO की क्या डेफिनेशन है? GPO की डेफिनेशन है कि जिस सर्किल का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि किसी भी सर्किल का कोई भी हेडक्वार्टर है, इससे लगने वाली कोई भी हेड ऑफिस को GPO कहा जाता है। जब सर्किल्स 23 हैं, सर्किल्स के हेडक्वार्टर्स 23 हैं, तो नंबर ऑफ GPO 24 क्यों है? इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो दिल्ली सर्किल है वहाँ पर टोटल 2 GPO है, इसलिए नंबर ऑफ GPO 24 है। नंबर ऑफ सर्किल्स की जो संख्या है वो 23 है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, 2 में पूछा गया हु इज इन चार्ज ऑफ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। प्रथम श्रेणी के जो प्रधान डाकघर है वो किनके अंडर में आते हैं या उनके इंचार्ज ऑफिसर कौन है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट क्लास की जो हेड ऑफिस होती हैं उनके जो इंचार्ज ऑफिसर होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और अगर आपसे दूसरे शब्दों में इसका प्रश्न पूछा जाता है या आंसर ऑप्शंस दिए जाते हैं तो ये पूछा जाता है आपसे कि फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर कौन है। वहाँ पर गजेटेड ऑफिसर्स के अलावा स्किल टाइम सीनियर ऑफिसर का ऑप्शन दिया हुआ है। स्किल टाइम सीनियर ऑफिसर का अगर वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो वो भी सही होगा, क्योंकि स्किल टाइम सीनियर ऑफिसर या चीफ पोस्ट मास्टर या गजेटेड ऑफिसर ये सभी एक ही हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, 3 में पूछा गया बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज अवेलेबल ऑन संडेज, यानी कि रविवार को पंजीकृत पत्र कहां पर बुक किए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। रजिस्टर्ड आर्टिकल कहां पर बुक किए जा सकते हैं संडे को, ये पूछा गया है। तो ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ RMS में ही होती है कि संडे को भी वहां पर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। RMS की फुल फॉर्म की बात करें, यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो RMS की जो फुल फॉर्म है वो है रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट एंड स्टाम्प कलेक्टर्स द डिपार्टमेंट हैज सेटअप। ये पूछा गया है कि जो लोग फिलाटेली में इंटरेस्ट रखते हैं, फिलाटेली से मतलब जो लोगों को डाक टिकट संग्रह करने का जिनको हॉबी होती है या वो बाई चॉइस अपनी डाक टिकटों को संग्रह करते हैं, उनको ऐसा शौक होता है, तो ऐसे लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए, चाहे जो लोग स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, डाक टिकटों को जो लोग कलेक्ट करते हैं, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या सेटअप किया हुआ है, तो इनकी जरूरतें पूरी होती हैं फिलाटेलिक ब्यूरोक्रेट्स पर से
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न क्या पूछे गए हैं? प्रश्न पूछे गए हैं टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स। तो पहला टाइप्स है कमरमेटिव स्टैम्प्स, जिसे हम लोग स्मारक स्टैम्प्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है डेफिनेटिव स्टैम्प्स, जिसे हम लोग नियत स्टैम्प्स भी कहते हैं। कमरमेटिव स्टैम्प्स या स्मारक स्टैम्प्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए जारी की जाती हैं। डेफिनेटिव स्टैम्प्स को हम लोग रोजाना में हम लोग डाक टिकटों के भुगतान के लिए या जो डाक शुल्क लगता है उसके भुगतान के लिए जिन टिकटों का हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, उनको डेफिनेटिव स्टैम्प्स बोला जाता है। इससे संबंधित एक और प्रश्न ये पूछा जाता है कि फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट यानी कि पीडीए जो अकाउंट होता है, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, डोमेस्टिक के केस में कितने रुपए से खोला जाता है मिनिमम? तो उसका आंसर है 200 रुपए। ये पूछा जाता है कि माई स्टैम्प्स क्या है? तो ये एक पर्सनलाइज सीट का नाम है, या एक तरीके से कहें कि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई स्टैम्प्स की सीट बनवानी है जिसमें या तो उसका फोटो हो या उसके दुकान वगैरह का या स्कूल वगैरह का, संस्था का, यानी कि उसका खुद का पर्सनलाइज कोई अगर फोटो वगैरह है वो लगवाना चाहते हैं या नाम लिखवाना चाहते हैं, तो ऐसी सीट जब तैयार की जाती है तो उस तरीके को कहते हैं माई स्टैम्प्स। यानी कि माई स्टैम्प्स ही एक ऐसा तरीका है जो कि स्टैम्प्स की सीट को पर्सनलाइज करता है। ये पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि एक माई स्टैम्प्स की जो सीट है वो कितने रुपए की होती है? तो उसका कॉस्ट होता है 300 रुपए। एक माई स्टैम्प्स की सीट में टोटल कितने स्टैम्प्स होते हैं? तो होते हैं 12 स्टैम्प्स। 5 रुपए की फेस वैल्यू होती है उस स्टैम्प्स की। माई स्टैम्प्स की सीट पर 5 रुपए की फेस वैल्यू वाले टिकट्स होते हैं। टोटल 12 स्टैम्प्स होती हैं और उसका जो टोटल चार्ज है वो कितना है? 300 रुपए होता है। यहाँ पर 5 × 12 का आंसर 60 होगा, लेकिन आपको 60 नहीं करना है, आपको आंसर लिखना है 300 रुपए, क्योंकि ये एक स्पेशल है इसलिए आपसे 300 रुपए लिए जाते हैं। 12 स्टैम्प्स के 5 रुपए वाली उस पर स्टैम्प्स लगती हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया कि कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड, सिल्वर और एंड करेंसी और बैंक नोट्स कैन बी सेंट बाई ओनली इंश्योर्ड नरेशन इज। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो सिक्के हैं या बुलियंस हैं या जो आभूषण है यानी कि कीमती रत्न आभूषण है या प्रीशियस स्टोन्स हैं, ज्वेलरी है, कोई आभूषण वगैरह है, सोने चांदी के बने हुए कोई वस्तुएं हैं, करेंसी या बैंक के नोट्स हैं, इनको ओनली इंश्योर्ड करके भेजा जाता है। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पूछा यह गया क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में पूछा गया द स्टाम्प शुड बी अफेक्स्ड इन एन आर्टिकल। एक आर्टिकल पर डाक टिकट कहां पर लगाई जाती है? तो ये एक डाक टिकट का ये एक डाक वस्तु है, इस पर डाक टिकट कहां पर लगेंगी? मान लेता हूं कि इसके फ्रंट साइड पर एड्रेस लिखा हुआ है, बैक साइड वाली जगह खाली है, तो जिस तरफ इसका एड्रेस लिखा हुआ है उसी साइड का जो टॉप मोस्ट का जो कॉर्नर है, राइट हैंड वाला, राइट हैंड का टॉप मोस्ट जो कॉर्नर है जिस तरफ पता लिखा हुआ है उसी जगह पर स्टैम्प्स हैं वो चिपकाई जाती हैं। और इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑन एड्रेस साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न यहां से यह भी पूछा जाता है कि जो सेंडर का एड्रेस है वो कहां पर लिखा जाता है? तो सेंडर का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम मोस्ट का जो कॉर्नर है वहां पर लिखा जाता है और एड्रेस साइड में ही लिखा जाता है। सेंडर के एड्रेस को हम लोग जिस तरफ एड्रेस लिखा है भेजने वाले का यानी कि पाने वाले का, एड्रेसी का जहां पर एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेसी का जहां पर एड्रेस लिखा हुआ है उसके पीछे की तरफ भी हम लोग इसे एड्रेस लिख सकते हैं। कौन से वाले को? सेंडर वाले एड्रेस को। दोबारा से सुनना, सेंडर के एड्रेस को कहां पर लिख सकते हैं? जो लेफ्ट हैंड का बॉटम मोस्ट का जो कॉर्नर है वहां पर लिख सकते हैं, या जिस तरफ पता लिखा हुआ है उसके पीछे की तरफ भी सेंडर के एड्रेस को हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया व्हाइल एड्रेसिंग मार्जिन शुड बी लेफ्ट एट द राइट हैंड टॉप साइड ऑफ द कवर। यह पूछा गया कि जैसे एक लिफाफा है, इस पर एड्रेस लिखना है, तो टॉप मोस्ट पर जो जगह है, राइट हैंड का जो टॉप मोस्ट का जो कॉर्नर है, यहां पर कितनी जगह छोड़ी जानी चाहिए स्टैम्प्स वगैरह के लिए, या जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके लिए कितनी जगह छोड़नी चाहिए, ये पूछा गया है। तो उसके लिए क्लियर मार्जिन है 3 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया पोस्ट बॉक्स सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ आर्टिकल।
निम्नलिखित में से कौन सा डाक वस्तु पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को ही डिलीवर किया जा सकता है। इनमें क्या शामिल होता है? फुली पेड लेटर मेल हो सकता है, रजिस्टर्ड मेल हो सकता है, एयरोग्राम्स भी जा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड लेटर नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट बॉक्स की जो फैसिलिटी है, पोस्ट बॉक्स की जो फैसिलिटी है वो हेड ऑफ द सर्किल के द्वारा कुछ निश्चित ही पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, लेकिन पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो हर एक डिलीवरी ऑफिस में अवेलेबल होती है। ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट मस्ट सब्सक्राइब्ड ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। सरकारी डाक वस्तुओं में निम्न में से क्या अंकित होना चाहिए, यानी कि ये एक पोस्टल आर्टिकल है, ये एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, तो इसका जो ऊपर का जो साइड है या कहीं एक तरीके का जो टाइटल है या इस पर जो सब्सक्रिप्शंस है या एक तरीके से कहें इस पर कौन से वर्ड्स लिखे होने चाहिए, जिससे ये पता लगता है कि ये एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है। तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स को दो लोग भेज सकते हैं, पहला है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, दूसरा है प्राइवेट या अदर लोग जो भी हैं गवर्नमेंट के अलावा वो वाले। गवर्नमेंट का जब व्यक्ति कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को भेजता है तो वो एक शब्द यूज करता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, OIGS जैसे हम लोग बोलते हैं, और अदर्स के लिए है ऑन सर्विस। अदर्स के लिए क्या है? ऑन सर्विस। तो यहाँ पर ऑन सर्विस तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, OIGS दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। निम्न में से किसे डाक के द्वारा भेजा जा सकता है? नीचे से स्टार्ट करता हूं मैं। ऑप्शन नंबर डी में एनी इनडिसेंट और ऑफेंस आर्टिकल, ऐसा कोई आर्टिकल जो कि अशोभनीय है या उसमें अश्लील सामग्री है या उस पर कोई अश्लील फोटो लगा हुआ है या ऐसा कोई अश्लील चित्र लिखा हुआ है या उस पर कोई पेंटिंग है या लिथोग्राफ है या उस पर कोई अशोभनीय कोई चीज लिखी हुई है हाथ से, तो ऐसे आर्टिकल्स को इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जिनमें बहुत जल्द आग लग सकती है, ऐसे भी आर्टिकल्स को इंडिया पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी में एडवर्टीजमेंट और प्रपोजल रिलेटेड टू लॉटरी नॉट ऑथराइज बाई गवर्नमेंट, तो इन्हें भी नहीं भेजा जा सकता है कि लॉटरी से संबंधित कोई टिकट है या टिकट का कोई प्रस्ताव है या विज्ञापन है जो सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है, प्राधिकृत नहीं है, उसे नहीं भेजा जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा अगर उस ऑथराइज है तो उसे भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नॉट ऑथराइज। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी गलत है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहां पर भी संभावना व्यक्त की है कि मे बी ट्रांसमिटेड, ऐसा नहीं है कि इसे भेजा ही जाएगा। प्रपोजल एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू शेयर मार्केट टिकट ये भेजा ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मे भी लिखा हुआ है तो इसका चांस ज्यादा है, यानी कि ये ऑप्शंस इन तीनों के मुकाबले में सही बैठता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में पूछा गया मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लैंड लिटरेचर पैकेट दैट कैन बी ट्रांसमिट बाय पोस्ट। अंध साहित्य पैकेट की अधिकतम वजन सीमा कितनी हो सकती है? तो उसके लिए वेट निर्धारण किया गया 7 kg। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न क्या पूछे गए हैं? प्रश्न ये पूछे गए हैं कि ब्लैंड लिटरेचर के पैकेट पर किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई पोस्टेज चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर ब्लैंड लिटरेचर पैकेट पर एयरमेल का चार्ज अगर लेना है तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो एयरमेल के जो चार्जेस हैं वो लगते हैं, ये देने ही होते हैं, तो आप लोग इनका ध्यान रखोगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगते हैं, पोस्टल चार्जेस नहीं लगते हैं, यानी कि डाक शुल्क नहीं लगता है। मैक्सिमम वेट 7 kg तक होता है। इन फैक्ट्स को आप लोग याद रखोगे। एयर चार्जेस की अगर आप लोग बात करोगे तो एयर चार्ज है वो लगता ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग करने वाले ने क्या किया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑप्शंस थोड़े से गलत दिए हुए हैं, बताऊंगा कैसे ऑप्शंस गलत हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 12 में है कैलकुलेट द पोस्टेज पेएबल इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि डाक शुल्क की गणना करनी है आपको जीएसटी सहित, यानी कि आपको जीएसटी चार्ज भी
इसमें लेने हैं, ये पूछा गया है। स्पीड पोस्ट पीओडी वेट ऑफ 35 ग्राम बुकिंग फ्रॉम रायपुर जीपीओ एंड मींट फॉर डिलीवरी एट कवाड़ा एमडीजी डिस्टेंस 125 किलोमीटर। बेसिकली प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो ये है कि एक स्पीड पोस्ट का कोई आर्टिकल है, इस पर पीओडी भी लगी हुई है और ये किसी ऑफिस से चल करके दूसरी ऑफिस तक जाता है, वहां पर इसकी डिस्टेंस है 125 किलोमीटर और इसका जो वेट है वो है 35 ग्राम तक। तो सिंपली आपसे क्या पूछा गया है कि डाक शुल्क की गणना करनी है आपको। तो सिंपल जो क्वेश्चन है वो ये है कि 35 ग्राम का कोई आर्टिकल जो कि 125 किलोमीटर तक की डिस्टेंस इसको कवर करनी है, स्पीड पोस्ट के चार्जेस विद जीएसटी विद पीओडी चार्जेस आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपली बात करें 35 ग्राम का कोई आर्टिकल जिसको 125 किलोमीटर तक चलना है, उस पर जीएसटी सहित कितना चार्ज लगता है, वो है 41 रुपीज 30 पैसे, यानी कि 41.30 रुपए उस पर लगते हैं। 41 रुपए 30 पैसे उस पर चार्ज लगता है विदाउट नहीं विद जीएसटी। विद जीएसटी कितना लगता है, विद जीएसटी लगता है उस पर 41 रुपए 30 पैसे। अगर कोई 35 ग्राम का कोई आर्टिकल या अप टू 50 ग्राम का कोई आर्टिकल है, 200 किलोमीटर तक उसको जाना है या 125 किलोमीटर तक उसको जाना है, तो उस पर चार्ज कितना है 41 रुपए 30 पैसे। कोई आर्टिकल जिसकी वजन 50 ग्राम है, 200 किलोमीटर तक उसको जाना है, तो उस पर कितना चार्ज है, उस पर चार्ज है 41 रुपए 30 पैसे। वॉट इट, आपका डिस्टेंस कितना है 125, 200 से कम है, वजन कितना है 35 ग्राम, 50 ग्राम से कम है, तो इस केस में भी कितने लगने हैं, इस केस में भी कितने लगने हैं आपके रुपए, इस केस में भी आपको लगने हैं 41 रुपए 30 पैसे। पीओडी का कितना चार्ज होता है, चाहे पीओडी कहीं पर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीओडी पर चार्ज है 10 रुपए। जैसे रजिस्टर्ड के साथ में एडी पर 30 रुपए है, ऐसे ही स्पीड पोस्ट पर पीओडी के लिए 10 रुपए हैं। पीओडी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, पीओडी की फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ डिलीवरी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी 10 रुपए लगते हैं। तो टोटल कितना हो गया आपके लिए 51 रुपए 30 पैसे, 51 रुपए 30 पैसे हो गया आपके लिए टोटल चार्ज। इसमें से किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने ऑप्शंस डालते वक्त उससे क्या गलती हुई है उसको मैं बताता हूं। आपका आंसर इस पर कितना है, आंसर आप लोग नोट कर लो, 51 रुपए 30 पैसे इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाले से क्या गलती हुई है उसको मैं बताता हूं अभी। 35 ग्राम का कोई आर्टिकल 125 किलोमीटर तक अगर जाता है, या बात करें 50 ग्राम का कोई आर्टिकल 200 किलोमीटर तक भी जाता है, तो उससे विदाउट जीएसटी 35 रुपए लेते हैं। विदाउट जीएसटी कितना रुपए लेते हैं, 35 रुपए। इसने क्या किया कि इसी चार्ज पर जीएसटी पीओडी का शुल्क जोड़ दिया, इसी रुपए पर पीओडी का भी चार्ज जोड़ दिया, यानी कि विदाउट जीएसटी वाले पर 10 रुपए पीओडी जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया 45 रुपीज। अब इसने क्या किया 18% लेते हैं जीएसटी, इसने यहां पर 18% इस पर जीएसटी ले ली। टोटल इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है 8 रुपए 10 पैसे इस जीएसटी वाले का। अब इस चार्ज पर जिस पर 5 रुपए 8 रुपए 10 पैसे जीएसटी के लिए है, कितने पर 45 रुपए पर, इस पर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है 53 रुपए 10 पैसे। 53 रुपए 10 पैसे इसका आंसर आ रहा है, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लेकिन ये ऑप्शन ही गलत है, कंसेप्ट ही गलत है। क्यों गलत है, पीओडी पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता है। पीओडी पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का चार्ज लगता है, इसके अलावा कोई शुल्क नहीं लगता। आपको कैलकुलेट कहां से करना था, आपको कैलकुलेट करना था 35 रुपए पर 18% जीएसटी, जो कि लगभग आपका आएगा 41 रुपए 30 पैसे का चार्ज, उस पर आपको जोड़ने थे 10 रुपए पीओडी के। टोटल आपका आंसर आता 51 रुपए 10 पैसे का। लेकिन गलती क्या की है, गलती की है उसने विदाउट जीएसटी वाले चार्ज पर 10 रुपए जोड़ करके 18% इस पर इसने क्या किया है जीएसटी ले ली है, और फिर इस जीएसटी वाले चार्ज को इसमें जोड़ दिया है
और आपका आंसर उसने क्या निकाल के दिया है, 53 रुपये 10 पैसे, जो कि यहाँ पर उसने ऑप्शंस भी डाला हुआ है, लेकिन ऑप्शंस गलत है। सही आंसर आप लोग याद रख लो, 51 रुपये 30 पैसे होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में पूछा गया है प्री मैच्योर क्लोजर इज अवेलेबल रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बेसिकली प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि आरडी अकाउंट को प्री मैच्योर रूप से कब बंद करवा सकते हैं, ये पूछा गया है। आवर्ती खातों को परिपक्वता पूर्व बंद करना संभव है क्या? हाँ बिल्कुल है, पॉसिबल है। आरडी के अकाउंट्स 5 साल के लिए ओपन किए जाते हैं, मिनिमम 100 रुपीज से ओपन किए जाते हैं। खाता जब 5 साल के लिए चलता है तो इसे मैच्योरिटी टाइम कहते हैं। 5 साल से पहले इसे बंद करवाना चाहता है तो अकाउंट ओपनिंग की डेट से लेकर के 3 वर्ष पूरे होने पर इस अकाउंट को क्लोज करवाया जा सकता है, जिसे हम लोग प्री मैच्योर क्लोजर कहते हैं, यानी कि 3 इयर्स आफ्टर ओपनिंग ऑफ अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 में पूछा गया मासिक आय योजना खाता खोला जा सकता है। मंथली इनकम स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन मल्टीपल ऑफ रुपीज। बेसिकली आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि MIS के खातों को कितने रुपए के मल्टीपल में खोल सकते हैं, ये पूछा गया है। तो प्रश्न क्या बनते हैं, प्रश्न 2 बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि MIS के अकाउंट को कितने रुपए से खोला जा सकता है, तो मिनिमम 1000 रुपए से खोला जा सकता है। फिर बनता है कितने के मल्टीपल से खोल सकते हैं, तो 1000 रुपए के मल्टीपल से खोला जा सकता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी किसान विकास पत्र इज। किसान विकास पत्र धारण करने की अधिकतम अवधि क्या है, ये पूछा गया है। अगर किसी व्यक्ति को किसान विकास पत्र KVP अकाउंट खुलवाने हैं तो ये पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने रुपए तक का खाता खोला जा सकता है, ये पूछा गया है। तो KVP के जो अकाउंट्स हैं वो मिनिमम 1000 रुपए से खोले जाते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट इस पर नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 में पूछा गया AEPS का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS। AEPS का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो AEPS का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 में पूछा गया है PLI वाज इंट्रोड्यूस ऑन। डाक जीवन बीमा की प्रारंभ कब से हुआ है, डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब से हुआ है, ये पूछा गया है। तो PLI का जो इंट्रोड्यूस है, PLI कब इंट्रोड्यूस की गई, तो 1 फरवरी 1884 में PLI की शुरुआत की गई थी। PLI में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। PLI को मिनिमम 20,000 रुपए से लिया जा सकता है, यानी कि मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 रुपए है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए है। जनरली मिनिमम जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर्स। इन चीजों को आप लोग याद रखोगे। RPLI से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, RPLI की शुरुआत है वो 1995 में हुई है, मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों से हुई है। और इसी के साथ साथ में RPLI में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 रुपए है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुविधा पॉलिसी। ग्राम सुविधा पॉलिसी निम्नलिखित में से कौन सी योजना है। तो ग्राम सुविधा पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, सिंपली ये पूछा गया है। तो ग्राम सुविधा पॉलिसी, सुविधा पॉलिसी PLI में होती है, ग्राम अगर लगा हुआ है तो ये RPLI के केस में है। तो RPLI में एक पॉलिसी दी जाती है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, CWLA जिसे हम लोग बोलते हैं, इसी का नाम है ग्राम सुविधा पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में पूछा गया व्हाट इज दीन दयाल स्पर्श योजना। दीन दयाल स्पर्श योजना क्या है।
तो बेसिकली ये फिलटेली से संबंधित है, स्टैम्प्स से संबंधित एक स्कॉलरशिप योजना है जो कि 6th क्लास से लेकर के 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड इन स्टैम्प, डाक टिकटों में अभिरुचि पैदा करने हेतु एक स्कॉलरशिप योजना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में पूछा गया हाउ मेनी स्टैम्प्स ऑफ ₹5 फेस वैल्यू कंटेन्स इन 1 शीट ऑफ माई स्टैम्प। माई स्टैम्प्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। 5 रुपए की फेस वैल्यू वाले इस पर स्टैम्प्स होते हैं। टोटल 12 स्टैम्प्स होते हैं, 300 रुपए इसकी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ VNPL बुक नाउ पे लेटर अ बल्क कस्टमर हैज टू प्रोवाइड स्पीड पोस्ट बिजनेस वर्थ ऑफ ₹। ये पूछा गया है कि स्पीड पोस्ट के मामले में BNPL क्रेडिट फैसिलिटी अगर किसी कस्टमर ने ले रखी है तो उस केस में बल्क कस्टमर किसे कहा जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि 10,000 रुपए का पर मंथ स्पीड पोस्ट का बिजनेस देता है पोस्ट ऑफिस को, उसे ही स्पीड पोस्ट के मामले में बल्क कस्टमर माना गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न पूछा गया है BNPL का पूरा नाम बुक नाउ पे लेटर। ये एक क्रेडिट फैसिलिटी है। क्रेडिट फैसिलिटी से मतलब ये है कि अभी आप स्पीड पोस्ट को बुक करवा लो, बाद में आप लोग अपना पेमेंट बिल के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को कर देना। ये चीजें हैं। 35 किलोग्राम तक की स्पीड पोस्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो बुक किए जा सकते हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया फी फॉर आधार एनरोलमेंट इन पोस्ट ऑफिस इज। पोस्ट ऑफिस में आधार पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क क्या है। तो अगर किसी व्यक्ति को आधार एनरोलमेंट करवाना है या कहें न्यू आधार बनवाना है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें अपडेशन चार्जेस की, 50 रुपए लिए जाते हैं अपडेशन चार्ज के लिए, और इसी में ही 50 रुपए में ही आपका GST इंक्लूड रहता है, GST अलग से नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। 23 में पूछा गया मिनिमम क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सेप्टेड अंडर द डायरेक्ट पोस्ट सर्विस। डायरेक्ट पोस्ट सेवा के अंतर्गत स्वीकार योग्य न्यूनतम आर्टिकल की संख्या कितनी है। तो वो है 1000 रुपीसेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस से संबंधित गलत कथन को छांटना है। पहला है इट इज द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर ऑल द BOs एंड SOs विद इन द ग्रुप। हेड ऑफिस एक ग्रुप है जिसमें वो खुद शामिल है हेड ऑफिस, उसके अलावा उसके अंडर में आने वाली सभी ऑफिस और सभी BOs का। तो ये पूछा गया है कि ये एक ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है देयर आर 2 क्लासेस ऑफ हेड पोस्ट ऑफिसेस, हेड ऑफिसेस। ये पूछा गया है कि हेड ऑफिसेस की 2 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस इज आल्सो अ हेड पोस्ट ऑफिस। प्रेसिडेंसी डाकघर भी प्रधान डाकघर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में मुख्य डाकघर इज आल्सो अ हेड पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में पूछा गया व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ट्रांजिट ऑफिस। पारवहन कार्यालय का मुख्य उपयोग क्या है। तो ट्रांजिट ऑफिस का जो मेन काम है वो क्या है, वो काम है इसका वो है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स। खुले थैलों की संख्या को कम करने का जो काम है वो ट्रांजिट ऑफिस का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया व्हाट इज ट्रांजिट सेक्शन। ट्रांजिट सेक्शन क्या है, अनुभाग किसे कहते हैं। तो ट्रांजिट सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज अ मेल ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस। प्रधान डाकघर का मेल शाखा है क्या ये, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में इट इज अ ट्रेवलिंग ऑफिस वर्किंग ऑन RMS ओनली। रेल डाक व्यवस्था के वे चल कार्यालय हैं जो केवल रेल मार्गों पर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में है कि इट इज अ ट्रेवलिंग ऑफिस वर्किंग ऑन रिवर स्ट्रीम लाइन ओनली। वे चल कार्यालय जो केवल नदी स्टीमर मार्गों पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि ट्रांजिट सेक्शन RMS के वो ट्रेवलिंग ऑफिसेज हैं जो कि रिवर स्टीमर लाइन पर भी काम करते हैं और वो रेलवे में भी काम करते हैं। तो बी और सी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 में पूछा गया है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लेवल बंडल। लेवल बंडल के संबंध में असत्य कथन क्या है, ये पूछा गया है। तो पहला है लेवल बंडल्स आर ड्यू बैक्स, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। लेवल बंडल होते हैं वो ड्यू बैक्स नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लेवल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवल बंडल्स, बिल्कुल सही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवल बंडल्स, फर्स्ट इज स्टेशन बंडल, दूसरा है सॉर्टिंग बंडल। ऑप्शन नंबर सी में चेक स्लिप इज टाइड एट द लेवल बंडल, बिल्कुल सही है। चेक स्लिप वो एक ऐसी स्लिप है जो कि लेवल बंडल के टॉप पर टाइड की जाती है और इसे एक सिंगल सॉर्टिंग मेल की तरह ही इसे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। गलत कथन बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कैश बैग्स कैन बी सेंड थ्रू बैग और बैग्स। नकदी थैला निम्न में से किस थैले में या भेजा जा सकता है, ये पूछा गया है। तो कैश बैग को हम लोग रजिस्टर्ड बैग में भी भेज सकते हैं और अकाउंट बैग में भी भेज सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया व्हाट इज स्पेशल बैग, विशेष थैला क्या है। तो स्पेशल बैग वो बैग है जिसमें उच्च सरकारी अधिकारियों और डाक महानिदेशक हेतु पत्रों को रखकर भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया व्हाट इज फेसिंग। फेसिंग क्या है, तो फेसिंग एक अरेंजमेंट है आर्टिकल्स का जिसमें एड्रेस साइड को अपवार्ड रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सर्किल के एमटीएस का एग्जाम जो कि 2020 में पूछा गया था उसके डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इसी के साथ इसी वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।